आपका स्वागत है ओएएस कॉमर्स क्लासेस में। आज एक नए वीडियो के साथ। आज एग्ज़ाम का समय चल रहा है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। बहुत कायदे से देखिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। आज मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय बही खाता प्रणाली किसे कहते हैं? भारतीय बही खाता प्रणाली। तो भारतीय बही खाता प्रणाली होती क्या है? हमारी भारतीय पद्धति से जो बही खाते रखे जाते थे पहले, उनको भारतीय बही खाता प्रणाली कहते हैं। ये लगभग 2000 वर्ष पुरानी हो गई है, फिर भी आज भी उतनी मान्यताएं हैं। और ये एक वैज्ञानिक प्रणाली है। इसमें ऐसा नहीं कि जो अंग्रेजी पद्धति बनी उससे कुछ भिन्न है, बस इसका लिखने का ढंग, बनाने का ढंग अलग अलग होता है। इसमें जो है लाइनें नहीं खींची जाती हैं, बल्कि पन्ने को फोल्ड किया जाता है, यानी उन्हें सलवटे कहते हैं, यानी सलह बोल सकते हो। और जैसे उसमें डेबिट क्रेडिट होता है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होकर इसमें दो पक्ष होते हैं, एक जमा पक्ष होता है और एक नाम पक्ष होता है। इसमें रकम लिखने का ढंग भी अलग होता है। इसमें जो रकम लिखी जाती है, पहले रुपए लिखे जाते हैं, बाद में उसका ब्यौरा लिखा जाता है। जबकि अंग्रेजी पद्धति में पहले ब्यौरा होता है और बाद में उसकी रकम लिखी जाती है। इसी तरीके से नाम पक्ष में लिखते हैं। इसके 8 लाइनें होती हैं कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही में। तो उसमें से हम 4 जमा पक्ष की और 4 नाम पक्ष की कर लेते हैं। इसमें जो लिखने का ढंग है, सबसे पहले हम लोग किसी न किसी इष्ट देवता का नाम लिखते हैं, फिर शुभ संबत लिखते हैं, वार लिखते हैं, वाश्रय लिखते हैं, मिति लिखते हैं, पक्ष लिखते हैं और दिनांक लिखते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है, आपको इसमें अंक जो हैं वो हिंदी में ही लिखने हैं। हिंदी में अंक का मतलब है 1, 2। जैसे हम लोग इस तरीके से 1, 2 लिखते ये रहे, ऐसे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से गिनती में लिखने, जो हिंदी की गिनती होती है उसमें लिखने हैं। तो फिर एक बार, भारतीय बही खाता प्रणाली, एक इसको महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहते हैं। ये भारतीय सभ्यता से रिलेटेड है, इसे 2000 वर्ष पुरानी है, फिर भी आज भी हमारे यहाँ इसका महत्व उतना ही है। ठीक है, इसकी और से क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। इसका पहला ही जो क्वेश्चन है, अगर इसके पहले से हम आपको इसका प्रारूप बता दें, भारतीय बही खाता प्रारूप का, तो इस तरीके से, क्योंकि मेरा बोर्ड है मैं तो इसे तोड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी एक पेज आपको दूंगा, उसको मैं बता दूंगा। इस तरीके से इसमें से 8 सलवटें, यानी वो तोड़ ली जाएंगी, सलवटें तोड़ ली जाएंगी। तो इस तरीके से आपका ये 8 कॉलम नुमा हो जाएंगे, जिसमें से 1, 2, 3, 4 ये मेरा जमा पक्ष हो जाएगा। ये 1, 2, 3, 4 ये मेरा नाम पक्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। इसके ऊपर यहाँ पे लिख देंगे श्री गणेश जी। इस तरीके से श्री गणेश जी, सदा सहाय, श्री शुभ संबत, मिति इत्यादि इष्ट देवता का नाम ऊपर लिख देंगे। पहला जो ये कॉलम होता है, इसको हम लोग सिरा बोलते हैं, बाकी 3 कॉलम को हम लोग पेटा बोलते हैं। पैसा इसमें लिखा जाएगा, ब्यौरा इसमें लिखा जाएगा। अभी मैं कागज में फोल्ड करके बता दूंगा किस तरीके से फोल्ड होगा। अब हमारा अगला जो है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसकी जो कच्ची रोकड़ बही किसे कहते हैं? कच्ची रोकड़ बही किसे कहते हैं? तो सबसे पहले इसमें एक जो बही बनेगी, बंद बही, फिर इससे रिलेटेड आ जाएगी कच्ची रोकड़ बही, फिर आ जाएगी पक्की रोकड़ बही। पक्की रोकड़ बही। अब हम पहले बंद बही का थोड़ा शॉर्ट बता देता हूँ। कच्ची और पक्की के पहले बंद बही बनानी पड़ती। बंद बही का मतलब होता है कि याददाश्त बही भी कहते हैं इसे, यानी जो लेखे प्रतिदिन होते हैं उनको याद रखने के लिए हम जो सबसे बड़ी बही बनाते हैं उसे हम बंद बही कहते हैं। तो उसकी सहायता से हम लोग कच्ची रोकड़ बही बना लेते हैं। कच्ची रोकड़ बही में क्या करना है, जो भी हमारे बंद बही में लिखे हुए हैं उनसे डेट बाय डेट हम लोग एक कच्ची बही में उतार लेते हैं, जिससे कि हमारे लेखे सुचारू रूप से आ जाते हैं। ये जो होती है, इसको कहीं मान्यता नहीं है, क्योंकि घटिया कागज की बनाई जाती है, सिर्फ याद रखने के लिए है। और ये कच्ची रोकड़ बही, इसको मान्यता है, तो ये अच्छे पेपर पे बनी होती है। इसको हम लोग डेट बाय डेट करके बना लेते हैं, जिसका ब्यौरा होता है। इसमें 4 पक्ष जो अभी हमने बताया था प्रारूप, 4 पक्ष जो होते हैं वो जमा पक्ष के कॉलम में, और 4 जो कॉलम थे यानी उसके नाम पक्ष के। अब पक्की रोकड़ बही है, पक्की रोकड़ बही है कच्ची, ये इसकी सहायता से और ये इसकी सहायता से। इसमें अंतर क्या है, दोनों एक ऐसी लग रही, बस अंतर इतना है
कच्ची रोकड़ बही में मान लेते हैं राम का नाम 3 बार आया है, यानी राम से जो लेन देन हुए 3 बार हुए हैं, तो इसमें कच्ची रोकड़ बही में राम को हम 3 ही बार लिखेंगे। लेकिन पक्की रोकड़ बही में हम क्या करेंगे, राम से रिलेटेड जितने भी लेन देन होंगे 3, 4, 5, 6 वो एक जगह लिख देंगे। यानी एक व्यक्ति से संबंधित जितने लेन देन होते हैं उनको एक जगह लिख दिया जाता है, उसे हम लोग पक्की रोकड़ बही कहते हैं। कच्ची रोकड़ बही में क्या है, सबके लेके फुटकर होते हैं। और जब एग्जाम में आ जाए तो कच्ची रोकड़ बही में लिख दीजिए, बंद बही की सहायता से तिथिवार जो भी बही बनाई जाती है उसे हम कच्ची रोकड़ बही कहते हैं। और तुरंत वो 8 लाइनों वाला एक प्रारूप भी बना दीजिए, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगली बही जो है हमारी, उसमें आपकी आती है जमा नकल बही। जमा नकल बही, और इसकी होती है नाम नकल बही। नाम नकल बही, ठीक है। जमा नकल बही क्या होती है, इसको हम लोग उधार क्रय बही भी कह सकते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं उधार विक्रय बही। तो जमा नकल बही में क्या होता है, जब हम किसी को उधार माल किसी से खरीदते हैं तो उसके लिए जो बही बनाते हैं उसे जमा नकल बही कहते हैं। तो इसके लिए शॉर्ट में कहेंगे उधार खरीदे गए माल के लिए जो एक बही अलग से बनाई जाती है उसे हम लोग जमा नकल बही कहते हैं। और नाम नकल बही के बारे में पूछे तो आपको बताना है उधार बेचे गए माल के लिए जो बही बनाई जाती है उसे हम नाम नकल बही कहते हैं। इसका प्रारूप कैसा होता है, दोनों को प्रारूप एक जैसा है, बस अंतर इसमें इतना है, उसमें आपके और सलें थी, इसमें आपकी सलें 6 हैं। वो भी मैं पेपर में आपको तोड़ के बताऊंगा किस तरीके से बनेंगी। इस तरीके से 6 सलें हमने बना ली। लाइनें नहीं खींचनी है पेज पे, आपको फोल्ड करना। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे फोल्ड करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे उसमें हमने 3 काट दी थी, इसमें 3 नहीं काटनी है, 6 एक ही पक्ष में होती है। पर लिखने का ढंग क्या होता है, पहला यहाँ रहेगा, यहाँ लिखा जाएगा। मान लेते हैं हम लोग जमा नकल बही बना रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा श्री माल खाते नाम लिखा जाएगा। पहले श्री माल खाते नाम, फिर क्या करना है, जिसके होंगे उसके जमा लिखते जाएंगे। मान लेते हैं राम से माल खरीदा तो आप लिख दोगे श्री राम लाल के जमा, ऐसे लिखते चले जाओगे। जितने भी ट्रांजेक्शन हो ऐसे लिखते चले जाओगे आप। इसी तरीके से अगर हमारी नाम नकल बही बन रही होगी तो मुझे क्या करना है, श्री माल खाते नाम की जगह पर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जमा लिखना पड़ेगा। और जहाँ ये लिखा है यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, नाम लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब है दोनों बहियाँ बिल्कुल सेम है, अंतर इतना जब जमा नकल बही बनाओगे तो यहाँ पे तुम्हें नाम लिखना है, जब नाम नकल बही बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, जमा लिखना है। और इसका देखते हैं प्रारूप किस तरीके से बनाना है। मान लेते ये हमारा पेज है, ये वाला पेज ले लेते हैं, इसको हम 1/3 फोल्ड करेंगे। 1/3 ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा स्पेसर ऐसे से इसमें टाइट उंगलियों से घुमा देंगे। इसके बाद जब इसको आप खोलोगे इस तरीके से आपके देखिए 6 गिन लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप लोग सोच रहे होगे पेपर में हम ऐसा खोल देंगे, कापी जमा करेंगे, ये सीधी हो जाएगी। उससे आपको बिल्कुल उलझन नहीं करना है, सीधी हो जाने दो, लेकिन ये फोल्ड जो वो दिखाई पड़ते रहेंगे, जिससे कि ये जमा पर, और यहाँ पे ऊपर लिख दोगे जमा नकल बही श्री गणेश जी सदासाई करके, उसी तरीके से प्रारूप आप बना दोगे। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम भारतीय रोकड़ वगैरह जो कच्ची रोकड़ पक्की रोकड़ वही बता रहे थे, उसका अगर प्रारूप फोल्ड करना है तो मुझे कैसे करना है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले हाफ ले लेंगे पेज को, हाफ, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको एक फोल्ड करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर इसको एक फोल्ड कर देंगे। ठीक, इस तरीके से बराबर से आपके कितने कॉलम निकल आएंगे, आपके 8 कॉलम निकल आएंगे। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों फोल्ड समझ में आ गए होंगे। इसमें आधा, फिर उससे आधा, फिर आधा, इसमें 1/3 करेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे, फिर एक बार फोल्ड कर देंगे, 6 कॉलम आपके बनके तैयार हो जाएंगे। अगला हमारा जो टॉपिक है उसमें टॉपिक में हम आपका बताते हैं, अगर आपका टिप्पणी बही आ जाए, टिप्पणी बही किसे कहते हैं, तो बहुत लोगों ने सुनी भी नहीं होगी टिप्पणी बही। टिप्पणी बही क्या होता है, जब थोक व्यापारी लोग होते हैं और या बहुत बड़े अड़हतिया होते हैं,
उनको बेर बेर माल का आदेश देना पड़ता है। तो ग्राहकों के जो खाते होते हैं, जो आदेश होते हैं, उन्हीं आदेशों से निकाल के इस वही में लिख लेते हैं, जिससे पता चलता है उस ग्राहक ने कह दिया कि मुझे पुराना वाला माल भेज दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम जैसे इसका टिप्पणी वही है, तो इसी से हम लोग टिप के उसका ऑर्डर बना देते हैं। तो इसमें कहने का मतलब है कि ये कौन रखते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं, अड़तिया होते हैं, वो लोग रखते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगली जो वही है मान लेते हैं, एक वही आती है जाकड़ वही किसे कहते हैं, जाकड़ वही। ये भी बहुत थ्योरी आती है लिखने को। जाकड़ वही किसे कहते हैं, जब हम ग्राहकों को माल पसंदगी या नापसंदगी पर बेचते हैं और उसको जिस वही में लिखा जाता है उसे जाकड़ वही कहते हैं। इसमें स्पेशल वही क्यों बनाई गई, क्योंकि देखो पसंदगी नापसंदगी मतलब ये होता है कि माल हमने किसी को बेचा और उसने कह दिया मैं ले जा रहा हूँ, अगर पसंद आएगा तो खरीदूंगा और नहीं पसंद आएगा तो उसे नहीं खरीदूंगा। तो इसको नाम बिक्री मान सकते हैं, ना इसको हम रहतिया मान सकते हैं, क्योंकि अगर पसंद आ गया तो ये हमारी बिक्री बन जाएगी, अगर ये पसंद नहीं आया तो क्या बन जाएगा, मेरा रहतिया बन जाएगा। इसलिए इसको हम अलग उठा के रख दे दिया। जो अंतिम खाते हम लोग सवाल लगाते हैं उसमें भी एक ऐसी समझन आती है कि 15,000 रुपये का माल बेचा जिसमें पसंदगी नापसंदगी पर, जिसकी मूल लागत 12,000 रुपये थी। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत कायदे से करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका उसका एक तरीके से औचित 4 जगह पड़ता है जाके। तो जाकड़ वही समझ में आ गई होगी। जाकड़ वही क्या करते हैं, पसंदगी और नापसंदगी जो माल बेचा जाता है उसको जिस वही में लिखा जाता है उसे जाकड़ वही कहते हैं। ऐसे एक आता है तकपट्टी वही, तकपट्टी या तौल वही, तौल वही। तकपट्टी या तौल वही किसे कहते हैं, जब हम कोई भी माल को तौलते हैं उस तौल को अपने याद रखने के लिए, मान लो 100 बोरे हमने तौले, किस बोरे में कितना वजन था उसको याद रखने के लिए जिस वही में लिखा जाता है उसे तकपट्टी वही या तौल वही कहते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी भारतीय रोकड़ वही से क्वेश्चन हमारे समझ में आए, आपके एग्जाम में आने लायक थे, वो हमने आपको बता दिए। अब देखिए कुछ पार्टनरशिप के क्वेश्चन है, कुछ फुटकर में है। जैसे एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत आता है, गार्नर मर्रे का नियम। ठीक, गार्नर मर्रे का नियम जो आता है इसको आप लोग बहुत ढंग से समझिए। गार्नर और मर्रे, इसके पहले इसमें से एक शब्द और सीख लीजिए आप लोग, दिवालिया। दिवालिया चीज क्या होती है, जब दिवालिया जान जाओगे तो ये नियम जान जाओगे। दिवालिया क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति के उसके दायित्व उसकी संपत्तियों से ज्यादा हो जाते हैं तो वो व्यक्ति अपने आप को अदालत के द्वारा, ऐसे तो कोई भी कहते कि हम दिवालिया हो गए, पैसा देना नहीं किसी का, लेकिन अगर कानूनी रूप से अपने आप को वो ये घोषित करा लेता है कि उसके दायित्व तो ज़्यादा हैं और उसके पास संपत्तियां कम हैं, वो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है और उसकी सारी संपत्तियां जो होती हैं वो कानून अपने अंडर में लेके जितने भी लेनदार होते हैं, दायित्व होते हैं, उनका वो क्या करता है, भुगतान कर देता है। तो गार्नर मर्रे नियम में क्या था, गार्नर मर्रे और विल्किंस 3 साझेदार थे, तीनों लोग व्यापार कर रहे थे, लेकिन वो तीसरा जो साझेदार था विल्किंस, वो क्या हो गया, दिवालिया हो गया। यानी वो फर्म में जो भी घाटा हो रहा था उसको देने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। उस धन में जो उसकी अपूर्णता कहेंगे, डिफिशियंसी कहेंगे, उसके लिए ये दोनों लोग जो साझेदार थे, इन लोगों में जो आपस में लड़ाई हुई, एक तरीके से मान लीजिए जो विवाद हुआ, उसको जो निपटारा करा गया वही इसका नियम बन गया। निपटारे में क्या कहा गया, निपटारे में सिर्फ 2 नियम बताए गए जो याद रखने हैं। सबसे पहले ये निपटारा जो हुआ उसमें कहा गया कि सभी लोग पहले अपना जो हानि, यानी जो आपकी जो हानि है, वसूली की हानि है, जो वसूली की जो हानि है उसे क्या करना है, आपको नगद लाना है, नगद लाना है। सबसे पहला काम, आप लोग अपनी जो हानि है उसे आप लोग नगद लाएं। फिर जो उसकी न्यूनता है, न्यूनता या जिसे कह लें कमी है, उसके पैसे का, जो तीसरा साझेदार विल्किंस था उसका जो कमी है उसको आप लोग किस अनुपात में बांटोगे, पूंजी अनुपात में बांटोगे। किस अनुपात में, पूंजी अनुपात। और पूंजी भी कौन सी होगी, इस वसूली हानि के पहले वाली होनी चाहिए, यानी प्रारंभिक पूंजी होनी चाहिए, जो वसूली पे हानि है उसके पहले वाली पूंजी पे पड़ना चाहिए। तो आप लोग याद रखना, फिर सुन लीजिए एक बार शॉर्टकट में। गार्नर मर्रे में 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर क्या हुआ, दिवालिया हो गया, इन दोनों में विवाद हुआ। विवाद में जो निर्णय दिया गया, निर्णय में 2 ही निर्णय उसमें थे जो पॉइंट, पहला है अपनी वसूली पे हानि को आप नगद लाओगे, दूसरा क्या था, दूसरे में कहा गया कि आप उसकी हानि जो है, कमी है, जो न्यूनता है, उसको आप पूंजी अनुपात में बांटोगे, जो पूंजी भी होगी प्रारंभिक पूंजी होगी। क्लियर हो गई होगी बात। अब आते हैं, एक शब्द आता है साझेदारी में, लाभ की गारंटी। ये लाभ की गारंटी क्या होता है,
लाभ की गारंटी, लाभ की गारंटी का मतलब है, गारंटी, लाभ की गारंटी का मतलब है कि लाभ, कोई भी नया साझेदार आएगा उसे कितना लाभ दिया जाए। तो किसी भी पार्टनर बनाएंगे तो उससे हम कह देते हैं आप हमारे यहाँ साझेदारी कीजिए, आपको न्यूनतम इतना लाभ तो मिलेगा। अगर बाय द वे उतना लाभ उसे नहीं मिलता है तो जो दूसरे साझेदार हैं वो लोग आपस में समझौता करते हैं कि हम इसको किस अनुपात में देंगे। जैसे मान लेते हैं ए, बी और सी है। सी को साझेदार बनाया गया, उससे कहा गया आपको 8,000 रुपये मिलेंगे, इसका अनुपात था 1/4, ठीक है। और फर्म को लाभ जो हुआ है वो लाभ मान लेते 20,000 हुआ, तो इसका जो 1/4 है कितना बनना है 5,000, क्योंकि उसकी गारंटी कितने की थी 8,000, तो सी को कितना मिलेगा 8,000 मिलेगा। अब 20,000 में इनके तो 5,000 बन रहे थे, अब हम क्या करेंगे, जो 20,000 है इसमें से 8,000 इसके तो 20,000 थे, जिसमें से इसमें 5,000 इनको मिलने चाहिए थे, मिले कितने 8,000, बच्चे कितने यहाँ पे 12,000। अब मुझे याद रखना है ये 12,000 इन दोनों में बटेंगे। दूसरी कंडीशन हो सकती है, इनको लाभ की गारंटी ये ए दे सकते हैं तो ये अपने हिस्से से देंगे जो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा हैं, अगर बी देंगे तो बी अपने हिस्से देंगे, अगर अनुपात में देंगे तो दोनों बांट देंगे। अब समझ में आ गया होगा, जब कोई नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदार उसे एक गारंटी देते हैं कि तुम्हें इतना न्यूनतम लाभ हम देंगे, फर्म में लाभ हो चाहे हानि हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपका है छुपी हुई ख्यात या गर्भित ख्यात। छिपी ख्यात किसे कहते हैं, छिपी ख्याति, ठीक है। इसको हिडन गुडविल भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको गर्भित ख्यात भी बोलते हैं। तो छिपी ख्यात क्या होती है, जब कोई साझेदार, इसमें भी उदाहरण समझाते हैं, ए, बी और सी पार्टनर है, इनका अनुपात है मान लो 5, इनका 3 है, ये 1/5 के लिए आए, इनका जो पैसा है ये 1,00,000 रुपया लगा रखे हैं, ये आपका 50,000 लगा रखे हैं, ठीक है। और इनसे कह रखा है कि आप हमें 40,000 रुपया दीजिए, फर्म में 40,000 दीजिए। अब क्या हुआ, जब इनसे 1/5 के लिए 40,000 कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनके भाग को हम पूरा बना लेते हैं। अगर ये पूरी फर्म खरीदना चाहें तो कितने की मिलेगी, तो हम 40,000 का 5/1 कर देंगे, टोटल रुपया कितना हो गया मेरा 2,00,000 रुपया हो गया। जबकि अगर देखा जाए इन तीनों का अगर जोड़ा जाए तो मेरा कितना बनना है 1,50,000 और 40,000 मिलके कितना 1,90,000, और जबकि फर्म को दे कितना रहे ये 2,00,000 की बता रहे, तो 10,000 रुपये फ्री के ले रहे हैं हमसे, इसी को हम लोग छिपी ख्यात ही कहते हैं। तो कैसे छिपी ख्यात निकलती है, सी से जो हमने पूर्णांकित पूंजी की है उसमें जो टोटल पूंजी हमने घटा दी तो इसमें कितनी निकल आई आपकी 10,000 रुपये। थ्योरी के रूप में कैसे कहेंगे, जब सी फर्म में आता है और अपनी पूंजी के रूप में लिए कुछ हिस्सा देता है, उसको, उस पूंजी को उसके हिस्से से उसको पूर्णांकित कर लेते हैं, अगर पूरी फर्म खरीदना चाहे तो ये कितने की होगी, और फिर हम तीनों की इसका टोटल करते हैं, टोटल करने में जो डिफर आएगा वही हमारी छिपी ख्यात ही होगी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कैसे निकाला जाएगा, तो इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगर कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो उसको क्या क्या भाग प्राप्त होता है। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, यानी आपका रिटायरमेंट होता है, अवकाश ग्रहण करता है, ठीक है, कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, तो जब अवकाश ग्रहण क्या होता है, जब किसी भी कारण से कोई भी साझेदार फर्म से अलग हो जाता है, अलग होने पे कोई भी कारण, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, शारीरिक कारण हो सकते हैं, फर्म से हानि हो रही, कोई भी कारण हो सकते हैं, होने पे साझेदार को क्या क्या प्राप्त होगा क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले मुझे क्या प्राप्त होगा, इसका पूंजी, कौन सी, जो अवकाश साझेदार है, अवकाश साझेदार वाले की उसका जो पूंजी है वो मिलेगी। नंबर 2, उस पे ब्याज, यानी पूंजी का ब्याज। नंबर 3, लाभ में हिस्सा, लाभ में हिस्सा। नंबर 4, ख्याति, ठीक है, इत्यादि और भी चीजें हैं, जैसे कोई सामान्य संचय है, यानी आपका कोई भी संचय है, इत्यादि चीजें जो हैं उसको मिलेंगी, और मिलने के बाद उसको उसके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, यानी पुनर्मूल्यांकन खाता। ये बनता का पे कब जरूरत पड़ती है, तो इसका पहले से प्रारूप इस तरीके से बनाए दे रहा हूँ।
ये मेरा विवरण हो गया, ये रकम हो गया, ये विवरण हो गया, ये रकम हो गया। जब कोई साझेदार फर्म में प्रवेश करता है या अवकाश करता है या उसकी मृत्यु होती है, इन तीनों कंडीशन में जब एक ऐसा खाता बनाया जाता है कि पुरानी संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो हमारा पुराना साझेदार है और जो नया आ रहा है उससे क्या लेना और क्या देना है। तो इसमें से जो संपत्तियों में कमी होती है इस तरफ डाला जाता है, जो संपत्तियों में वृद्धि होती है वो इस तरफ डाला जाता है, दायित्वों में जो कमी होती है इस तरफ डालते हैं और दायित्वों में जो वृद्धि होती है वो इस तरफ डालते हैं। फिर दोनों तरफ के हम टोटल से डिफर निकाल लेते हैं। अगर लाभ होता है तो जो पुराने साझेदार है उनके खाते में बांट दिया जाएगा। अगर हानि होती है तब भी पुराने साझेदारों में उनके लाभ अनुपात में बांट दी जाएगी। इसमें नए साझेदार से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ किसको देना है, पुराने साझेदारों को देना है। क्योंकि पुरानी फर्म जो साझेदारी है वो एक तरीके से समापन हो रही है और नई बन रही है, तो पुराने जो भी लाभ हानि होंगे यानी पुनर्मूल्यांकन होगा या जो भी उसमें लाभ या हानि होगी उससे हम क्या कर लेंगे, इसमें से उसमें डाल देंगे। ठीक है ना इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।